प्रोफेसर विनीता कुमारी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष रूप से बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और आज का हमारा व्याख्यान, आज हमारी विशेष प्रस्तुति रहेगी महिलाओं से संबंधित। संसार में विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वे विज्ञान का क्षेत्र हो, चिकित्सा, तकनीकी, साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा, व्यापार, विधि, न्याय, प्रशासन, राजनीति, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की एक विशेष भूमिका रही है। यद्यपि आज समय से पूर्व, काफी समय पूर्व, शतियों पूर्व, महिलाओं को वे सम्मान प्राप्त नहीं था जिसकी वे हकदार थीं, और उसके लिए महिलाओं ने समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन भी किया और सफलता भी प्राप्त हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हों। जो जेंडर भिन्नता है, लिंग समानता हो, जेंडर इक्विलेशन हो, और साथ ही महिलाएं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त हो। आदि दुनिया का हक उनको भी विशेष रूप से प्राप्त हो। इसीलिए आज का दिन महिलाओं को समर्पित किया जाता है। और आज हम विशेष रूप से उन महिलाओं की बात करेंगे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक संघर्ष सहन करते हुए, कठिनाइयों से जूझते हुए अग्रणी स्थान प्राप्त किया। प्रथम महिला डॉक्टर के रूप में, प्रथम अंतरिक्ष यात्री के रूप में, प्रथम आईपीएस अधिकारी के रूप में, प्रथम हमारे देश की राष्ट्रपति के रूप में। तो विभिन्न क्षेत्रों में जिन महिलाओं ने विशेष स्थान प्राप्त किया और केवल स्वयं ही सफलता प्राप्त नहीं की, अपितु समाज में अन्य महिलाओं के लिए आदर्श बनी, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी, और उनसे प्रभावित होकर, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके समाज में अन्य स्त्रियों को भी वह सम्मान मिला, उनको प्रेरणा मिली, और वे भी विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के समकक्ष, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर ही नहीं, उनसे कहीं आगे बढ़ कर के भी अपना एक विशेष स्थान बना रही हैं। तो आज का व्याख्यान हम कुछ ऐसी विशेष महिलाओं के लिए, जो भारतीय समाज के लिए एक नायिकाएं रही हैं, आदर्श रही हैं, जो महिला समाज के लिए प्रतिमान रही हैं, उनको समर्पित करते हैं। तो उन महिलाओं को सादर नमन करते हुए आज हम विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, जिन महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया, उनको समर्पित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर इरावती कर्वे की। भारत की प्रथम महिला मानव विज्ञानी है, फर्स्ट लेडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। समाजशास्त्री के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, एक लेखिका के रूप में इन्होंने समाज का पथ प्रदर्शन किया। वह समय जब स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, बालिकाओं और बालक में अंतर समझा जाता था, और बाल्यकाल से ही उन्हें घर के भीतर ही रहने के लिए विवश किया जाता था, और पाठशालाओं में जाना तो दूर की बात थी, घर में भी उनके साथ असमानता होती थी। और 15 दिसंबर 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में जन्मी इरावती कर्वे जी, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पुणे के गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल हजूर पागा से प्राप्त की, अनेक संघर्षों को सहन किया। विविध संघर्षों को, कठिनाइयों को पार करते हुए जो उन्होंने एक स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को साकार करने में आगे बढ़ गई। 1926 में दर्शन शास्त्र में फर्गुसन कॉलेज पुणे से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वहाँ से उन्होंने फिलॉसफी में बीए किया, और इसके पश्चात
बॉम्बे विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में ही परास्नातक एमए की उपाधि प्राप्त की। चित्पावन ब्राह्मण जाति से संबद्ध थी और उस जाति को उन्होंने विशेष रूप से स्वयं देखा, अनुभव किया और 1928 में चित्पावन ब्राह्मण एक जातीय अध्ययन इस विषय पर थीसिस भी लिखा। परिवार का खूब विरोध सहन करना पड़ा क्योंकि एक परंपरागत रूढ़िगत समाज था और वहाँ भले ही इनके परिवार में सजगता थी, परंतु इनके पिता एक शिक्षक होते हुए भी और ब्रह्म समाज से जुड़े हुए होने के बाद भी वे एक सामाजिक रूढ़ियों से बंधे हुए थे। तो दिनकर कर्वे जो इनके गुरु भी थे, उनसे जब विवाह का संबंध आया तो तब काफी परिवार का विरोध सहन करना पड़ा और इनके पति विद्यालय में रसायन शास्त्र के शिक्षक थे। इनके ससुर स्वयं केशव कर्वे महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और पति भी महिला शिक्षा के हिमायती थे और उन्होंने अपनी पत्नी को पर्याप्त सहयोग दिया आगे बढ़ने के लिए। यद्यपि उस समय स्कूल में ही कन्याओं को दाखिल नहीं किया जाता था, उच्च शिक्षा के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे, परंतु पति का पूर्ण सहयोग मिलने के कारण और पारिवारिक संस्कार होने के कारण इरावती कर्वे जी आगे बढ़ी और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने कैसर विलहेल्म इंस्टीट्यूट जर्मनी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। पति पत्नी दोनों ही प्रगतिशील विचारों से संपन्न थे और समाज में महिलाओं के लिए जिस प्रकार से भेदभाव बना हुआ था, उसे घर की चार दीवारी के भीतर ही रहने के लिए विवश किया जाता था, तो उनका विरोध करती हैं। और पुणे में स्कूटर की सवारी करने वाली ये पहली महिला थी। आज तो ये बड़ी कॉमन बात हो गई है, आज तो लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती हैं तो स्कूटी आदि चलाती हैं, पर उस समय के में जब स्कूल में जाने की भी सुविधा नहीं थी, ऐसे में एक प्रगतिशील विचारों से संपन्न होते हुए न केवल हायर एजुकेशन प्राप्त की, तो स्कूटर की सवारी करने वाली भी पहली महिला के रूप में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। उनके कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो 1931 से लेकर 1936 तक बॉम्बे के SNDT महिला विश्वविद्यालय में एक प्रशासक के रूप में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1939 से डेक्कन कॉलेज में समाजशास्त्र और नृविज्ञान विभाग में रीडर के रूप में आप कार्यरत रही। तो आपने अपनी संपूर्ण सेवाएं, संपूर्ण जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया और एक उच्च शिक्षिका के रूप में उन्होंने समाज को प्रेरणा दी, महिलाओं को विशेष रूप से प्रेरित किया। समाजशास्त्री भी थी, समाज सुधारक भी थी। महिलाओं के कल्याण के लिए महिलाएं आगे आए, वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उन्हें भी अपने विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त हो, इस दिशा में भी इन्होंने अनेक कार्य किए। और साथ ही एक उत्कृष्ट लेखिका भी थी। आपकी साहित्यिक अभिरुचि रही। अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में आपने लेखन कार्य किया। भारत में नातेदारी संगठन आपकी पुस्तक जो 1953 में प्रकाशित हुई, हिंदू समाज एक व्याख्या 1961 में प्रकाशित हुई, महाराष्ट्र भूमि और लोग 1968 में प्रकाशित हुई और एक और इनकी महत्वपूर्ण रचना थी, पुस्तक थी युगांत, जो महाभारत के प्रसंग पर आधारित थी। और ये पुस्तक इन्होंने पहले मराठी में लिखी और फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ और इस पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।
तो साहित्य के क्षेत्र में मराठी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली डॉक्टर इरावती कर्वे पहली महिला थी। तो साहित्य के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इनका एक विशेष योगदान रहा। और साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। और 11 अगस्त 1970 को आपका निधन हुआ। तो इस तरह से एक समाज कल्याण के लिए, साहित्य के लिए समर्पित और ऐसी महिला के लिए हम सम्मान प्रकट करते हुए उन्हें नमन करते हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। इन्होंने और 1947 में दिल्ली में आयोजित नेशनल साइंस कांग्रेस में एंथ्रोपोलॉजी डिवीजन की अध्यक्षता भी की। 1963 में पूना विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान विभाग की स्थापना का श्रेय भी इनको जाता है। जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाने का प्रयास भी डॉक्टर इरावती कर्वे जी ने किया। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के विज्ञान के क्षेत्र में, जो क्षेत्र केवल पुरुषों की अधिकार क्षेत्र ही माना जाता था, और उस क्षेत्र में न केवल प्रवेश किया अपितु एक उच्चतम स्थान को भी प्राप्त किया। तो हम आपको प्रणाम करते हैं। अब हम बात करते हैं बिभा चौधरी की। इंडियन फिजिक्स का एक गुमनाम सितारा है, एक अनसंग लेडी है। ऐसी महिला जिनका योगदान तो बहुत रहा, परंतु उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई जिस पहचान की वह हकदार थी। पहली भारतीय महिला थी जिसने उच्च ऊर्जा भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य किया, उल्लेखनीय कार्य किया। 1913 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनके पिता बांकू बिहारी चौधरी, जो स्वयं डॉक्टर थे, और पिता द्वारा ही इन्हें निरंतर शिक्षा के लिए प्रेरणा भी प्राप्त हुई। इनके पिता स्वयं ब्रह्म समाज आंदोलन में सक्रिय रहे, और ब्रह्म समाज आंदोलन विशेष रूप से महिलाओं को अधिकार दिलाने में ही अग्रसर रहा। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको समाज के अंदर एक पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत रहा। और पिता स्वयं ब्रह्म समाज के सक्रिय आंदोलन करता थे, सक्रिय कार्य करता थे, और उन्होंने बेटी को पढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। और पिता के प्रयासों से, पिता की प्रेरणा स्वरूप इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के राजा बाजार साइंस कॉलेज से 1936 में एमएससी की डिग्री प्राप्त की। और फिजिक्स में, भौतिकी में एमएससी करने वाली कक्षा में अकेली छात्रा थी। उस समय छात्राओं को जहां विद्यालय में ही पढ़ने की सुविधा नहीं थी, और वहां स्नातक डिग्री नहीं, परास्नातक डिग्री प्राप्त करना, ये अपने आप में ही बड़ा साहसपूर्ण और चमत्कारी कदम था। और विभा चौधरी ने, जो कि उस समय कक्षा में अकेली छात्रा थी, जिन्होंने एमएससी की डिग्री प्राप्त की। और प्रोफेसर पैट्रिक ब्लेकेट, उनके कुशल मार्ग निर्देशन में, उनकी प्रयोगशाला में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ब्रिटेन से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कण भौतिकी और कॉस्मिक किरणों पर शोध कार्य किया, और उन मेधावी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में रिसर्च की जिनका विज्ञान के क्षेत्र में विशेष महत्व है। डॉक्टर डीएम बोस, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई जैसे मेधावी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में इन्होंने अपना रिसर्च कार्य किया, और सहकर्मी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नवीन आविष्कार किए, नवीन शोध किए। परंतु बड़ा खेद का विषय है कि इनको कभी भी किसी भी
विशेष संस्था के द्वारा न तो सम्मानित किया गया, न फेलोशिप प्रदान की गई और न ही कोई अध्यक्षता आदि के लिए आमंत्रित किया गया। पहली भारतीय महिला रही जिसने उच्च ऊर्जा भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। भौतिकी का क्षेत्र, फिजिक्स का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां महिलाओं का प्रवेश नहीं था, जहां समझा जाता था कि महिलाओं की बुद्धि वहां तक कार्य नहीं कर सकती हैं, परंतु इन्होंने उस क्षेत्र में विशेष शोध कार्य किया। और मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR में काम करने वाली पहली महिला शोधकर्ता थी। और स्वयं इन्होंने जिस प्रकार संघर्ष किया और अपने समाज में कठिनाइयों को झेला, तो ये आने वाली अन्य महिलाओं को ऐसी कठिनाइयां न सहन करनी पड़े, तो महिलाओं की शिक्षा को इन्होंने विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान किया। और विभा की प्रतिभा, विज्ञान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी सादगी असंख्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। तो अपने जीवन में तो उन्हें वे सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान की वे अधिकारिणी थी, पर मरणोपरांत इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2019 में एक तारे को उनका नाम दिया, विभा। तो एक तारे को उनका नाम दे दिया गया और इस प्रकार उन्हें सम्मानित किया गया। तो विभा चौधरी जी के प्रति भी हम सब आज श्रद्धानत हैं। इसी तरह से एक अन्य महिला रही कैंसर वैज्ञानिक डॉक्टर कमल रणदीवे, भारत की पहली कैंसर वैज्ञानिक रही, पद्म भूषण से सम्मानित थी। 1917 में इनका जन्म हुआ और 2001 में इनका निधन हुआ। ये डॉक्टर कमल जय सिंह रणदीवे के नाम से, डॉक्टर कमल समरथ के नाम से भी प्रसिद्ध रही हैं। इनका विवाह जय सिंह रणदीवे के साथ हुआ था, तो इसीलिए ये कमल जय सिंह रणदीवे के नाम से भी जानी गई। और पिता, विवाह से पूर्व पिता का साथ उनके उपनाम समरथ के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुई। तो 8 नवंबर 1917 में पुणे में इनका जन्म हुआ। इनके पिता दिनकर दत्तात्रेय समर्थ थे, जो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में जीव विज्ञान के प्रोफेसर रहे। पिता द्वारा इन्हें निरंतर शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। इनके पिता चाहते थे कि ये डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, परंतु इन्होंने उस व्यवसाय को नहीं अपनाया, उस क्षेत्र में नहीं गई और मेडिसिन के स्थान पर इन्होंने BSc की और भारत की पहली कैंसर वैज्ञानिक बनी। स्तन कैंसर और उसकी आनुवंशिकता में संभावित संबंध के विषय में अनेक नई स्थापनाएं की। वह समय जब कोई कैंसर के, आज तो कैंसर इतना कॉमन हो गया है, हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा परिवार में व्यक्ति सुनाई देता है जो कैंसर से पीड़ित है। और स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर और उनकी ज़्यादा समस्या आज दिखाई देती है। और इसकी रिसर्च, इसका शोध करने वाली कमल रणदीवे रही और उसको उन्होंने आनुवंशिकता से संबंध माना। और परवर्ती काल के अनेक शोधकर्ताओं द्वारा जो इन्होंने रिसर्च की थी, जो इन्होंने स्थापनाएं की थी, उनकी पुष्टि भी की गई। इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन IWSA की आप संस्थापक सदस्य भी रही। भारतीय कैंसर शोध केंद्र मुंबई में भारत की पहली ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने का श्रेय भी डॉक्टर कमल रणदीवे को जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी समर्पण भावना विशेष रूप से सराहनीय रही। अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा
1982 में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से भारत की अनेक सशक्त अग्रणी महिलाओं में इनका विशेष स्थान रहा। इसी तरह से हम देखते हैं एक अन्य भारत की महिला चिकित्सक, भारत की पहली महिला चिकित्सक रही, कादम्बिनी गांगुली, जो प्रसूति विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश एक स्वप्न जैसा था। वहां स्त्रियों का प्रवेश नहीं था और कितनी ही ऐसी महिलाएं थी जो गर्भवती होती थी परंतु पुरुषों से अपनी चिकित्सा कराने में लज्जा का अनुभव करती थी और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी, उनके बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। तो ये सब समाज में देखते हुए इन्होंने महिला चिकित्सक बनने का एक स्वप्न देखा। केवल स्वप्न ही नहीं देखा अपितु उस स्वप्न को साकार भी किया। और भारत में पहली महिला ऐसी रही जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन से शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो यूरोपीय मेडिसिन में डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला रही। 18 जुलाई 1861 में भागलपुर में जन्म हुआ। देखिए 19वीं शताब्दी का प्रारंभ है, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ भारत एक गुलाम देश था, जहां स्त्रियों की शिक्षा के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता था। परंतु उस समय पुरुष समाज में काफी ऐसे पुरुष आगे आए जो समाज सुधार के क्षेत्र में आगे बढ़े। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज आदि अनेक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं आगे आई जिन्होंने स्त्रियों के सुधार के लिए कार्य किया। और इनके पिता भी इसी तरह से एक समाज सुधारक थे, ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। और इनके पति भी समाज सुधारक थे, द्वारकानाथ गांगुली। उनके साथ इनका विवाह हुआ, इनकी 8 संतानें भी हुई। परंतु इनके पति, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों की ऐसी अवस्था देखी, उनकी विवशता देखी, समाज में उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस दिशा में वे निरंतर प्रयासरत रहे और अनेक समाज के लोगों को अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे आए, इसके लिए निरंतर प्रेरित करते रहे। और शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। अपनी पत्नी को शिक्षा प्राप्ति में निरंतर सहयोग प्रदान किया। समाज में निरंतर प्रतिरोध हुआ क्योंकि उच्च शिक्षा और वे भी विदेश में जाकर के शिक्षा प्राप्त करना, और उस समय तो ये अकल्पनीय था। ऐसे समय में एक कोई महिला आगे आए और वे भी यूरोपीय चिकित्सा पद्धति से शिक्षा प्राप्त करे, तो ये अकल्पनीय था। तो 1879 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पहली महिला रही। और 1886 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से चिकित्सा शास्त्र में डिग्री प्राप्त करने वाली भी पहली महिला रही। प्रगतिशील परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी अनेक सामाजिक प्रतिवादों का सामना आपको करना पड़ा। समाज में अनेक विरोध हुए, कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा था एक स्त्री होने के कारण, परंतु इन्होंने और इनके पति ने मिल करके खूब प्रयास किए और विदेशों में भी पत्र लिखे, और तब जाकर के कहीं इनको कलकत्ता विश्वविद्यालय से चिकित्सा शास्त्र में डिग्री प्राप्त हुई। और कादम्बिनी गांगुली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से विशेष रूप से प्रभावित थी। बंकिम चंद्र के प्रभाव स्वरूप ही इनमें देशभक्ति की भावना भी जागृत हुई, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चरम पे चल रहा था और
राष्ट्रभक्ति की भावना पुरुषों में तो थी ही, स्त्रियों में भी ये भक्ति भाव, देशभक्ति की भावना जागृत हो रही थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाषण देने वाली पहली महिला बनी। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर आयोजित महिला सम्मेलन की अध्यक्षता आपने की। और इनके योगदान की बात करें तो पहली दक्षिण एशियाई महिला जिन्होंने यूरोपीय मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया। भारत की पहली महिला डॉक्टर जिन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस करना प्रारंभ किया। भारत में आने के बाद और भारत में ही इन्होंने विशेष रूप से पिछड़े स्थानों पर गांवों में जाकर के प्रैक्टिस की और महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की। महिलाओं के अधिकारों के लिए आजीवन आप संघर्षरत रही। और कोयला खदान में काम करने वाली महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखा, उनके शोषण को देखा, उनकी लचर स्थिति को देखा, तो उनके सुधार के लिए आपके द्वारा अनेक प्रयास किए गए। और इनके योगदान को देखते हुए ही, इनकी सामाजिक दायित्वों को देखते हुए ही इनके जीवन पर एक टीवी सीरियल भी बना। तो इस तरह से कादम्बिनी गांगुली पहली महिला चिकित्सक के रूप में समाज में महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला कल्याण के क्षेत्र में आगे आई। तो हम उन्हें भी आज के दिन नमन करते हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अन्य महिलाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे अपने अगले व्याख्यान में। वे अग्रणी महिलाएं जिन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, विधि आदि के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।